नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। उसी के सेगमेंट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल विधि। और मूल विधि के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको बाल संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। आइए आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी आज की इस वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ठीक होने के पूरे पूरे चांस हो। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज जो हम एक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप लोग जानेंगे जो दोस्तों काम वासना की पूर्ति कैसे भी हो जाए। ये आपका नैतिक और आध्यात्मिक रूप से तो पतन का कारण है ही, लेकिन ये आपके सांसारिक रूप से कैसे पतन का कारण बनेगा, आज का ये एक्ट आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट फैक्ट तो इसके अंदर यही है कि इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन, जो 2019 में हुआ था। आपसे डायरेक्ट ऐसा प्रश्न बन सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में रिसेंट अमेंडमेंट कब हुआ है, या इसके अंदर कितने अमेंडमेंट हुए हैं। तो पॉक्सो के अंदर अभी तक एक अमेंडमेंट हुआ है, और वो कब हुआ है, 2019 में हुआ है। मैं आगे बताऊंगा इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या जोड़ा गया था, वो भी मैं इस वीडियो में आगे तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसका नाम है। अब इसके बारे में आगे हम चलते हैं। तो इसके अंदर जो सेक्शन है वो 46 सेक्शन है, और अगर इसके चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर 9 चैप्टर हैं। ये सभी फैक्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, और ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे कि पॉक्सो की पूरी फुल फॉर्म क्या है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इसकी पूरी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसके अंदर चैप्टर कितने हैं, तो इसके अंदर 9 चैप्टर हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर धारा कितनी है, तो इसके अंदर 46 धाराएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि के बारे में, इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉक्सो एक्ट आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था जो आईपीसी 1860 है, जो वर्तमान में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गई है। अगर हम दोस्तों बात करें तो इसके अंदर एक धारा है जिसका नाम है 375, और जिसका दंड होता है 376 में, और जिसका नाम है रेप, जिसको बलात्संग शब्द का इस्तेमाल वहां पे किया गया है। और अगर हम बात करें तो वहां डेफिनेशन के अंदर जो शब्द जोड़े गए हैं उनका नाम है कोई पुरुष किसी महिला से, इन शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो इन शब्दों के इस्तेमाल से जो ये डेफिनेशन है बलात्संग की, वो परिभाषा लिमिटेड है और वो बालकों का संरक्षण नहीं करती है। इसीलिए दोस्तों इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। अगर हम बात करें तो इस एक्ट का नेचर कैसा है, तो ये क्रिमिनल का सब्सटेंटिव लॉ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे कानून की 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 जिसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रक्रियात्मक विधि कहेंगे, और दूसरा मूल विधि, जिसको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। अगर हम बात करें पॉक्सो की, तो पॉक्सो क्रिमिनल का सब्सटेंटिव लॉ है, ये आपराधिक मूल विधि है। इसके बाद अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 1992 में यूएनओ की असेंबली में, जनरल असेंबली में एक सम्मेलन हुआ, जहां पर सभी सदस्य देशों ने बालकों के ज्यादा से ज्यादा हितों को संरक्षित करने का प्रस्ताव पास किया, और जिसको 11 दिसंबर, डेट नोट कीजिए आप, 11 दिसंबर 1992 को इसको भारत के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये भी इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आगे हम बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 15 है हमारे प्यारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 महिलाओं और बच्चों को सरकार के द्वारा विशेष उपबंध बनाने की अनुमति प्रदान करता है। ये भी एक हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, इसको लाने के पीछे का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड ये भी है कि हमारे प्यारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 क्लोज 3 के अंदर स्पेशल प्रोविजन है महिलाओं और बच्चों के रिगार्डिंग। इसके बाद आगे हम जानते हैं ये 2012 में कानून बना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 19 जून 2012 को इसको हमारे राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त हुई, ये अधिनियमित किया गया, ये एक्ट बन गया। इसके बाद आगे जानते हैं ये बाल दिवस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
इसकी एनफोर्समेंट डेट यानी कि ये लागू कब हुआ, तो ये 14 नवंबर बाल दिवस वाले दिन, क्योंकि ये बालकों के लिए कानून है, इसका नाम ही बाल संरक्षण अधिनियम है। तो ये बाल दिवस वाले दिन 14 नवंबर 1992 को संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। उस समय पर ये जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन यदि वर्तमान में हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। इसके बाद इसके चैप्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसका पहला चैप्टर का नाम क्या है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है, ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉक्सो का चैप्टर नंबर 1 कहां से कहां तक है, उसके अंदर कितनी धाराएं हैं, तो उसके अंदर धारा 1 और 2 हैं। अगर हम बात करें चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक इसको बोलते हैं, वो इसका नाम है। इसके बाद आगे जानते हैं दोस्तों, प्रारंभिक के अंदर जो धारा नंबर 1 आती है वो क्या बताती है, तो वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट के बारे में बताती है कि इसका नाम क्या है, इसका विस्तार कहां तक है और ये एक्ट लागू कब हुआ। मैंने आप लोगों को बताया 14 नवंबर बाल दिवस वाले दिन ये क्या हुआ दोस्तों, ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर पर लागू है। इसका विस्तार मैंने आप लोगों को बताया, इस समय पे पूरे भारतवर्ष में क्या है, पॉक्सो एक्ट लागू है। अगर हम बात करें इसकी नाम की, तो इसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, इसका पूरा नाम है। आइए इसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस को हिट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट डेफिनेशन बालक शब्द की। ये एक्ट बालकों को संरक्षण करता है, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग बालक का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछी जा सकती है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर बालक की परिभाषा निम्नलिखित में से किसके अंदर परिभाषित है। ऑप्शन में आपको 2 गए जहां दिखेगा तो आप वहां पे टिक करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें तो 18 वर्ष की कम आयु का कोई भी बच्चा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, यहाँ पर नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों, यहाँ पे जेंडर का कोई भी भेदभाव नहीं है। कोई भी बालक जो 18 वर्ष की आयु से कम का है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो बालक की श्रेणी के अंदर आएगा। अगर हम बात करें इसके अंदर आगे इसके बाद आगे हम जानते हैं धारा नंबर 2 ये दोस्तों यहाँ पे अड़ाय बना हुआ है, इसका मतलब है घरेलू संबंध। अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस, एक एक्ट बना हुआ है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है एक 2005 का, उसके अंदर जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके अंदर जो घरेलू संबंध की डेफिनेशन है वही यहाँ पे घरेलू संबंध की डेफिनेशन है। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर भी एक सीरीज लेकर के आऊंगा, तो मैं वहां भी इसको अच्छे से इसको डिफाइन करूंगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है प्रवेशन लैंगिक हमला। दोस्तों ये प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि प्रवेशन लैंगिक हमले की डेफिनेशन जो है वो पॉक्सो एक्ट के अंदर कहां दी गई है, तो वो धारा 2 क्लॉज 6 के अंदर दी गई है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन ये है कहां पर, तो इसकी परिभाषा जो मेन परिभाषा है उसकी वो कहां दी गई है, वो धारा नंबर 3 में इसको डिफाइन किया गया है। आगे जानते हैं 2 क्लोज 10 है यहाँ पे, जिसको साझा गृहस्थी बोलेंगे हम, यानी कि जो साझा गृहस्थी का मतलब यहाँ पे क्यों है इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि साझा गृहस्थी को यहाँ पे क्यों डिफाइन किया गया है। तो ऐसा गृहस्थी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपराध से आरोपित है, जो व्यक्ति अपराध से आरोपित है वो बालक के साथ घरेलू संबंध में यदि रह रहा है तो वो घरेलू यानी कि साझा गृहस्थी के अंदर आएगा, वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। इसके बाद आगे जानते हैं, हम आगे हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप यहां से नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले इसका नाम क्या है चैप्टर नंबर 2 का, तो इसका नाम है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, यानी कि बालकों के विरुद्ध कितने तरह के लैंगिक अपराध हो सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिफाइन है। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन से अपराध को इसमें पे परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करें ये कहां से कहां तक है, तो ये धारा नंबर 13 से लेकर धारा नंबर 12 तक है। इसके बाद अगर हम बात करें धारा नंबर 3 की, तो यहाँ पे वर्ड आ गया है प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यहाँ पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ये केवल और केवल समझाने के पढ़ाने के माध्यम से है,
ताकि इससे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये किसी भी तरह के बच्चों को लज्जित करने या किसी एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये इस वीडियो में मेरा डिस्क्लेमर है। प्लीज ये शब्द जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। ये कोई एब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज से शूट की जाने वाली वीडियो है। दिस इज माई डिस्क्लेमर। आगे वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जानते हैं प्रवेशन लैंगिक हमले का मतलब क्या है। यदि कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बालक की योनि, मुख, गुदा या को किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है या करवाता है तो ये प्रवेशन लैंगिक हमले के अंदर आता है। इसके बाद आगे जानते हैं धारा नंबर 5 के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका नाम है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। सारी चीजें सेम है, केवल गुरुतर शब्द जोड़ा गया है। गुरुतर का मतलब होता है गंभीर। गुरुतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? गंभीर। जब समस्या बहुत गंभीर होती है, जब विषय काफी गंभीर होता है, तो वहां पर गुरुतर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एग्रीवेटेड इंग्लिश में कहा जाएगा। अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, गुरुतर का मतलब होता है गंभीर। अगर हम बात करें तो धारा नंबर 5 में, धारा नंबर 5 के अंदर गुरुतर लैंगिक हमले को डिफाइन किया गया है। किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड निकल के आ रहा है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों गंभीर लैंगिक हमला मैंने कर दिया है वर्ड, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, जेल में संरक्षण अधिकारी के द्वारा, किसी अस्पताल के डॉक्टर या किसी शैक्षणिक धार्मिक प्रबंधक के द्वारा, या किसी साझे गृहस्थी। यहाँ पे मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था साझे गृहस्थी, में क्यों डिफाइन कर रहा हूं। इन लोगों के द्वारा यदि क्या किया जाता है, धारा 3 का अपराध किया जाता है। और धारा 3 में क्या था? प्रवेशन लैंगिक हमला। यदि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या कोई बच्चा जेल के अंदर निरुद्ध है, उसके उस जेल के अंदर जेल प्रशासनिक किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा, सरकारी अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान या किसी धार्मिक संस्थान के जो प्रबंधक के द्वारा यदि धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला यदि किया जाता है, या किसी साझे गृहस्थी के द्वारा यदि प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, तो वो गुरुतर लैंगिक हमला कहलाया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी पनिशमेंट की दोस्तों, तो गंभीर लैंगिक हमले के लिए धारा नंबर 6 में इसका दंड है। और 2019 में मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था। 2019 में इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट को मृत्यु दंड कर दिया गया है। करने वाले व्यक्ति कौन कौन है? कोई पुलिस अधिकारी, कोई जेल का संरक्षण कर्मचारी, कोई अस्पताल, किसी शैक्षणिक संस्थान का कोई प्रबंधक या कोई साझे गृहस्थी। यदि ऐसा कोई अपराध करता है तो उसकी 2019 में मैक्सिमम पनिशमेंट मृत्यु दंड तक कर दी गई है। और जिसकी पनिशमेंट डिफाइन कहाँ है? धारा नंबर 6 के अंदर उसकी डेफिनेशन है। अगर इसके बारे में इसके बाद आगे हम बात करें तो धारा नंबर 7 आती है, जो लैंगिक हमले के बारे में बात करती है। जो क्या बात करती है? लैंगिक हमले के बारे में बात करती है। तो लैंगिक हमले का मतलब क्या है? यदि कोई किसी बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को लैंगिक आशय से छूता है, यानी कि टच करना, किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करने के लिए उसको क्या करता है? तैयार करता है, तो ये सब क्या है? ये सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा। सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन धारा 7 के अंदर क्या दी गई है? यदि कोई भी व्यक्ति किसी बालक के योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है और उसका आशय कैसा होना चाहिए? उसका आशय लैंगिक होना चाहिए। धारा 8 के अंदर इसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इसकी पनिशमेंट जो है 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा का प्रावधान पॉक्सो एक्ट के अंदर है। इसके बाद आगे हम जानते हैं गुरुतर लैंगिक हमला। दोस्तों जो पिछली बार हमने वर्ड किया था वहां पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला था, यहाँ पर खाली गुरुतर लैंगिक हमला है। आइए जानते हैं इसके बारे में ये क्या है। तो धारा नंबर 5 में वर्णित जो व्यक्ति थे, धारा नंबर 5 के अंदर हमने किन किन लोगों के बारे में जिक्र किया था। सबसे पहले हमने बताया था कोई भी अस्पताल, कोई भी सरकारी, कोई भी शैक्षणिक संस्थान, कोई पुलिस अधिकारी, कोई साझा गृहस्थी, ये सभी लोग यदि क्या करते हैं? सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, वो भी प्रवेशन सेक्सुअल असॉल्ट यदि करते हैं वो, तो ये केवल छूते हैं, तो ये सब क्या कहला जाएगा? ये गुरुतर लैंगिक हमला कहला जाएगा। धारा 10 के अंदर इसकी सजा का प्रावधान है। अगर हम इसकी सजा की बात करें तो ये 5 साल से
7 साल तक की सजा का इसके अंदर प्रावधान है। अगर हम इसके बाद आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है एक लैंगिक उत्पीड़न। धारा नंबर 13 के अंदर लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति अश्लील उद्देश्य से कोई शब्द कहे, यहाँ पे बात है शब्द कहने की, कोई ध्वनि करे, शरीर का कोई अंग प्रदर्शित करे और उसको बालक देखे या सुने, या फिर कोई अश्लील चित्र दिखाए बालक को, अथवा अश्लील प्रयोजन के लिए प्रलोभन दे। यानी कि कोई व्यक्ति या तो क्या करता है, उसका उद्देश्य कैसा है, अश्लील है, और वो कर क्या रहा है, या तो अश्लील ध्वनि कर रहा है, या फिर शरीर का कोई अंग प्रदर्शित कर रहा है जिसको बालक देख रहा है, या फिर उसको क्या कर रहा है, अश्लील आशय से क्या कर रहा है, उसको प्रलोभन दे रहा है, उसको लालच दे रहा है। तो ये सब क्या कहलाया जाएगा दोस्तों, ये सब लैंगिक उत्पीड़न कहलाया जाएगा। यदि इसकी पनिशमेंट की बात करें तो इसकी पनिशमेंट धारा 12 के अंदर है, और जो 3 वर्ष की इसमें कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके बाद हम आगे जानते हैं चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये धारा है। धारा नंबर 13 के अंदर हम जानते हैं अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का प्रयोग और उसके लिए दंड। अगर कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसको बोलते हैं, अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, इसके बारे में धारा 13 बात करती है। अगर हम बात करें अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का प्रयोग, तो इसका मतलब है यहाँ पे मीडिया में, मीडिया का मतलब सोशल मीडिया हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई मैगजीन, ये सब मीडिया है। उसमें बालक के यौन अंगों का या तो नकली या वास्तविक यदि प्रदर्शन कोई करता है तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का प्रयोग माना जाएगा। अगर हम बात करें इसकी सजा के बारे में तो ये 5 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है इसमें, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति दोबारा करता है तो 7 साल तक की सजा दी जाएगी। इसके बाद आगे जानते हैं, ये देखो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नहीं है, ये धाराएं लिखी हुई हैं। तो धारा नंबर 15 में बालकों के अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का भंडारण के लिए यहाँ पे दंड का प्रावधान है। अगर हम बात करें तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है, आपने बच्चों की फोटो इस पर्पस से खींच ली है ताकि वो आप उसको क्या कर सकें, उसका बिजनेस कर सकें। ये कमर्शियल पर्पस से यदि आप करते हैं तो उसको 3 साल तक की सजा व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आगे जानते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ये धारा 16 से लेके 18 तक है। इसके बारे में हम जानते हैं तो ये है दोस्तों अपराध का दुष्प्रेरण एवं प्रयत्न। या तो आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या फिर उस ऑफेंस का आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या बताता है पॉक्सो एक्ट, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट धारा में धारा नंबर 16 जो बात करती है अपराध के लिए उकसाना। ये होता है अमेंडमेंट फॉर द ऑफेंस, अबेट करना, उकसाना। उकसाने के अंदर क्या क्या आएगा, या षड्यंत्र में शामिल होना या हेल्प करना, ये सब कॉन्स्पिरेसी के अंदर आते हैं। कॉन्स्पिरेसी के अंदर 3 वर्ड आते हैं, उकसाना, सहायता करना या षड्यंत्र में खुद शामिल हो जाना। अगर हम बात करें इसकी दंड के बारे में तो इसकी दंड अगर हम बात करें इसकी पनिशमेंट के बारे में तो इसकी पनिशमेंट धारा 17 के अंदर दी गई है। इसका दंड है वही सजा होगी जो अपराधी को अपराध करने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें दुष्प्रेरण या दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए क्या पनिशमेंट है तो सेम वही पनिशमेंट होगी जो व्यक्ति दुष्प्रेरित होकर अपराध कर रहा है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है कि तुम्हें इस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना है, तो जो व्यक्ति इसको उकसा रहा है वो और जो उकसावे में आकर इस काम को कर रहा है, दोनों को बराबर की सजा मिलेगी। इसके बारे में इसके बाद आगे जानते हैं धारा नंबर 18 के बारे में जो बात करती है किसी अपराध को करने का प्रयास। अगर कोई व्यक्ति केवल अटेम्प्ट कर रहा है उसके लिए क्या दंड होगा, अपराध का दंड का आधा दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो प्रवेशन लैंगिक हमला है उसके लिए 7 साल तक की सजा है। तो यदि आप उसका क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, केवल उसका प्रयास करते हैं, तो आपको 3 वर्ष 6 माह तक की सजा हो सकती है। उस ऑफेंस का आधा दंड आपको दिया जाएगा। इसके बाद आगे हम जानते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 कहां से कहां तक है, तो धारा 19 से लेके 23 तक है। इंपोर्टेंट सेक्शन के बारे में जानेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। प्रोसीजर क्या होगा, अगर किसी के साथ कोई भी, यदि किसी के साथ कोई सेक्सुअल असल्ट हो जाता है, कोई प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, किसी भी बच्चे के साथ यदि कोई भी पोक्सो एक्ट के अंदर परिभाषित यदि कोई अपराध किसी बच्चे के साथ घटित होता है, तो उसकी रिपोर्ट लिखाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में चैप्टर नंबर 5 बात करता है। धारा नंबर 19 से 23 तक है। और धारा नंबर 19 में बात करते हैं अपराधों की रिपोर्ट करना। अपराधों की रिपोर्ट कौन करेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, उसमें बालक स्वयं भी हो सकता है, जिसे ये आशंका है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आशंका वर्ड भी लिखा हुआ है। यदि आपको ऐसा अनुमान है कि ऐसा कोई अपराध हो सकता है या इस अधिनियम में अधीन कोई अपराध किया गया है या किए जाने की संभावना है, यदि आपको पॉसिबिलिटी भी लगती है, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट कराइए, क्योंकि ये बालकों के हित का सवाल है। ये बालकों के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। तो अगर आपको आशंका है या आपको संभावना है, तो प्लीज आप जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराइए। हम आपको इस पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे। यदि आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटित होती है जहां पर आपको लगता है कि पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग में कोई अपराध हो रहा है या पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग में परिभाषित धाराओं में यदि कोई अपराध हो रहा है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क हमसे कर सकते हैं। हम उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने में हेल्प करेंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 90 27 21 90 88। आइए आगे जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे किसको, जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर आप इसकी सूचना देंगे। अगर वहां कोई दर्ज नहीं कर सकता है, तो हमने आपको अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है, क्योंकि ये बात बालकों के हितों के संरक्षण के लिए है, तो हम इस पे जरूर आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ पुलिस विशेष किशोर जो पुलिस यूनिट होती है, आप वहां पर भी इसकी क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद हम आगे जानते हैं धारा नंबर 21। इसके अंदर फिर इंपोर्टेंट धारा आती है जो बात करती है मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल हो जाने के लिए दंड। देख लीजिए दोस्तों, यदि आप उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं या रिपोर्ट आप करने गए लेकिन आपकी रिपोर्ट को नहीं सुना गया, तो उसके लिए भी आपको दंड का प्रावधान ये एक्ट करता है। इसके बारे में आप आगे जानते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत रिपोर्ट लिखने में विफल रहता है, उसे 6 माह तक की सजा होगी और उसको कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर हम बात करें किसी संस्था का कोई व्यक्ति या कोई भार साधक अधिकारी, सपोज दैट कोई पुलिस किसी बच्चे के साथ में कोई प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत यदि कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल जनरल बात कर रहा हूं, कभी कभी रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पर इसके लिए एक्ट बना हुआ है। अगर आप भार साधक अधिकारी हैं और आपके अधीनस्थ के द्वारा ये एक्ट किया गया है, ये ऑफेंस किया गया है, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको 1 साल तक के कारावास की सजा हो सकेगी। इसके बाद आगे जानते हैं इंपोर्टेंट धारा नंबर 22 के बारे में, जो बताता है मिथ्या सूचना देने के लिए दंड। इसका मतलब है, मिथ्या का मतलब होता है यहाँ पे झूठ। मिथ्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, झूठी रिपोर्ट यदि आप देते हैं तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान यह एक्ट करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आगे हम जानते हैं सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति धारा नंबर 3, धारा नंबर 5, धारा नंबर 7 व धारा नंबर 9, आइए एक बार इनको रिपीट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले प्रवेशन लैंगिक हमले को धारा नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया गया था। धारा नंबर 5 के अंदर ग्रोथ और प्रिवेंशन लैंगिक हमले को डिफाइन किया गया था। धारा नंबर 7 के अंदर लैंगिक हमला था। और अगर हम बात करें धारा नंबर 9 के अंदर गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला था। अगर इनके तहत कोई अपराध के संबंध में कोई किसी व्यक्ति को बदनाम या अपमानित करता है या उद्देश्य से उनके विरुद्ध क्या करता है, मिथ्या झूठी सूचना देता है, तो वह 6 माह तक के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित होगा। आप इस एक्ट का मिसयूज नहीं कर सकते। ये एक्ट यहाँ पर बताता है अगर आप इसके अकॉर्डेंस में कोई झूठी रिपोर्ट लिखाते हैं तो आपको भी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पे यह है, यदि कोई सूचना कोई बालक देता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, किंतु यदि कोई बालक के विरुद्ध मिथ्या सूचना देता है तो उसे 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
आइए इसके बाद आगे जानते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो बात करता है बालकों की कथन अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। यानी कि जो बच्चों के स्टेटमेंट होंगे, उनके बयान होंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 और धारा नंबर 24 बात करती है स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। जो बच्चे के स्टेटमेंट है, बच्चे के बयान है, वो कैसे लिए जाएंगे, उनको अभिलिखित कैसे किया जाएगा, इसके बारे में धारा 24 बात करती है। आइए सबसे पहले जानते हैं हम बालक के बयान उसके निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर पुलिस उप निरीक्षक या फिर उससे ऊपर की महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा किए जाने संभव हो। कोशिश आपकी ये रहेगी कि बच्चे के बयान लिए कहां जाएंगे, या तो उसके निवास स्थान पर जहां पर वो सामान्यतः रहता है, या फिर ऐसी जगह पर जहां पर वो जगह उसको पसंद है। उसका स्कूल हो सकता है, उसका कोई गार्डन हो सकता है खेलने का, कोई भी। और लेगा कौन? उप निरीक्षक अधिकारी लेगा, या फिर उससे ऊपर की महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा संभव हो तो उसके बयान लिए जाने चाहिए। आइए अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। बयान के समय पुलिस अधिकारी वर्दी में ना हो। अन्वेषण के समय जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस समय पे पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी रहेगी कि वो क्या करे। पुलिस अधिकारी क्या देखेगा? जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर अपराध आरोपित है, ये कोशिश की जानी चाहिए कि वो बालक के संपर्क में ना हो। बालक को प्रलोभन, बालक को डराए या धमकाए ना, ये भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखना होगा। इसके बाद आपको ये भी कोशिश करनी है कि बालक को रात्रि में, आप किसी भी कारणवश बालक को रात्रि में पुलिस स्टेशन में नहीं रखेंगे, और ना ही जो बच्चे की जितनी भी आइडेंटिटी है, बच्चे का नाम, उसका पता, उसको सार्वजनिक रूप से आप लोग डिस्क्लोज ना करेंगे जब तक वो बालक के हित में ना हो। बालक की पहचान को आप किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक ये बच्चे के फेवर में ना हो। इसके बाद आगे जानते हैं धारा नंबर 27 के बारे में, जो बात करती है बालक के चिकित्सा परीक्षण के बारे में। यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा उस बच्चे का जिस बच्चे के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत कोई भी यदि अपराध घटित हुआ है, तो उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, इसके बारे में धारा 27 बात करती है। आइए इसको जानते हैं। अगर हम बात करें इसके बयान किस तरीके से होंगे, तो दोस्तों इसके बयान सीआरपीसी के धारा 164A, जो वर्तमान में 184 BNSS हो गया है, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 184 के तहत, जो पहले 164A में होता था, जिसमें रेप की भी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, उसके तहत इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है, चाहे उस मामले में अभी मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे मतलब नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। आपको सबसे पहले यदि सूचना मिलती है तो आपको उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा। जब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपकी ड्यूटी रहेगी, अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो तुरंत सबसे पहले आप बच्चे के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बच्चे को रेफर करें। इसके बाद आता है फिर बालक यदि स्त्री है, यानी कि अगर बच्चे की जेंडर की बात करें, वो फीमेल है, बालिका है अगर वो, तो उसकी चिकित्सा जो परीक्षण होगा, उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ जब जिस समय पे उसका मेडिकल होगा, उस समय पे उसके माता पिता या बच्चा जिस पर विश्वास रखता हो, उसके सामने उस बच्चे का मेडिकल होगा, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में होगा। अगर ऐसा कोई नहीं है तो यहाँ पर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, यानी कि जो चीफ मुख्य चिकित्सक अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट का, वो क्या करेगा, एक नाम निर्दिष्ट करेगा, और तब किसी महिला का नाम निर्दिष्ट होगा और उसके द्वारा ये मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया की जाएगी उसकी प्रेजेंस में। इसके बाद आगे जानते हैं धारा नंबर 28, जो बात करता है विशेष न्यायालय के बारे में। दोस्तों, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट फॉर चाइल्ड बनाई जाएगी, जिसको पॉक्सो कोर्ट भी बोला जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है, जो विशेष न्यायालय के बारे में बात करता है। धारा 28 से लेके 32 तक इसका प्रावधान है। तो विशेष न्यायालय का पद निहित किया जाएगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन है जो विशेष न्यायालय का प्रावधान करेगा? तो राज्य सरकार करेगा। किस लिए करेगा? त्वरित विचारण के लिए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। क्या करेगी? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। ये फास्ट ट्रायल करेगी। किसकी परामर्श पर करेगा?
तो ऑनेबल हाई कोर्ट के परामर्श पर करेगा। अगर हम बात करें तो राजपत्र द्वारा अधिसूचना से उसको जारी करेगा और प्रत्येक जिले में एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, विशेष न्यायालय के लिए प्रावधान किया जाएगा। और वो कोर्ट किस रैंक की होगी, वो कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि एडीजे, अपर जिला सत्र न्यायाधीश की रैंक के जज साहब जो हैं उसका क्या करेंगे, उसका विचारण करेंगे। ऐसा छोटा सा पॉक्सो एक्ट, इसकी कुछ इंपोर्टेंट बातें और रह गई हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा प्रयास रहेगा इसके सेकंड पार्ट में हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, जो धाराएं रह गई हैं उन धाराओं को कवर करेंगे, और बहुत जल्द हम इसका 150 एमसीक्यू का एक सीरीज लेकर के आएंगे। आप उसको ज्वाइन करना, एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हिट करेंगे और 150 क्वेश्चन में से हम लोग देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।